Students, in previous video we had read about the education, which is the integral part of our human resources. और उसमें हमने देखा था कि एजुकेशन अपने देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और अदर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसमें हमने नेक्स्ट फैक्टर देखा था हेल्थ। तो आज इस वीडियो में हम हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट के दूसरे चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। तो अगर कोई फर्म मैक्सिमम अपना प्रॉफिट अर्न करना चाहती है तो उस कंडीशन में ये ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ पर जो भी लोग काम कर रहे हैं वो हेल्दी हो, क्योंकि अगर वीक पर्सन होंगे या अनहेल्दी पर्सन होंगे तो वो किसी फर्म में या कंपनी में प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो हेल्दी पर्सन होते हैं वो हेल्प करते हैं अपनी एबिलिटी के थ्रू आगे बढ़ने के लिए। अपने जिस भी सेक्टर में वो वर्क कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो या कहीं वो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अगर हेल्दी पर्सन है तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और अच्छे से हेल्प दे सकता है। यहाँ पे आप देखें, द हेल्थ ऑफ ए पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज और हर पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। यहाँ पे आप ये पिक्चर देख रहे हो हेल्थ सेंटर में, ये छोटे बच्चे क्यू में खड़े हुए हैं, उनके हेल्थ चेकअप के लिए डॉक्टर देख रहे हैं और नर्स इनके साथ बैठ के जो वर्कआउट होता है वो करवा रही है। तो किसी भी देश के लिए हेल्दी पर्सन उसका सबसे बड़ा एसेट होता है। तो इस तरीके से अगर हम ओवरऑल ग्रोथ करना चाहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसका इंटीग्रल पार्ट जो होगा वो होगा हेल्थ। हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसिबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेल बीइंग। Henceforth, improvement in the health status of population has been the priority of the country. So, our national policy too aims at improving the accessibility of healthcare, family welfare and nutritional services with special focus on the unprivileged segment of the population. तो हमारे नेशनल जो पॉलिसी बनी हुई है, हमारे देश में भी एम किया गया है कि मैक्सिमम हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाए। फैमिली वेलफेयर, न्यूट्रिशनल वेलफेयर की बात की गई है। जो मिड डे मील चलाया गया, हम लोगों ने एजुकेशन में भी पढ़ाया था, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चलाया गया है पूरे देश भर में, किस लिए कि बच्चों को अच्छा फूड प्रोवाइड किया जा सके। फैमिली वेलफेयर की बात की गई है, हेल्थ केयर की बात की गई है, क्योंकि हेल्थ जो है वो पूरी तरह अच्छा अगर होगा देश के लोगों का, उस कंडीशन में हमारे यहाँ के बाकी वर्कआउट भी अच्छे तरीके से होंगे। तो यहाँ पे कुछ हेल्थ मेजर्स दिए हुए हैं। Which measures which have been adopted have increased the life expectancy to over 68.3 years in 2014। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स क्या हो जाता है कि हमारे देश के जो लोग हैं उनकी एक एवरेज एज कितनी है। तो ये पहले 40 to 50 के आसपास थी, लेकिन आज के समय में ये 68.3 हो गई है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR 1951 में अगर हम देखें वो 147 था, जबकि वो अब कम होके ओनली 34 रह गया है 2016 में। तो ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, यहाँ पे ये स्टार्ट दिए हुए हैं, पेज के नीचे दिए हुए हैं, इनको हम देखेंगे। Crude birth rate have been dropped to 20.4%, death rate to 6.4 within the same duration of time. So, increase in life expectancy and improvement in child care are useful in assessing
द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। तो हमारे देश में क्या काम किया गया है हेल्थ सेक्टर में कि हमारे यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, लोगों की आयु जीवन वो बढ़ा है। और साथ ही साथ ये हमने अभी जो पढ़ा क्रूड रेट, डेथ रेट, इनके बारे में इनकी डेफिनेशन अभी देखेंगे। तो बर्थ रेट जो है उसको कम करने की बात की गई है और बर्थ रेट को सही रखने की और डेथ रेट को भी कम करने की बात की गई है। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर आर यूजफुल in assessing future progress of country. So increase in longevity of life is an indicator of good quality of life marked by self-confidence. Reduction in infant mortality involves the protection of child from infection and ensuring nutrition of both the mother and child care. तो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो रिड्यूस हुआ है। तो इस कंडीशन में हमें क्या दिख रहा है कि हमारे देश में जो हेल्थ केयर प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं हर एक फील्ड में वो सक्सेसफुल रहा है। कई तरह से हम इस चीज को मेजर कर सकते हैं। तो अभी जो हम कीवर्ड्स देखेंगे वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो वो क्या होता है? द डेथ ऑफ चाइल्ड बिलो 1 ईयर ऑफ एज। 1 साल से कम उम्र के जिन बच्चों की डेथ हो जाती है तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी कहा जाता है। तो पर ईयर ये काउंट किया जाता है। तो ये हमारे यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी इम्प्रूव होने की वजह से डिक्रीज हो गया है। साथ ही साथ बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ बेबीज बोर्न फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। तो बर्थ रेट क्या होगा कि किसी पर्टिकुलर ईयर में कितने बच्चे जो हैं उन्होंने जन्म लिया हुआ है और वो जीवित हैं। साथ ही साथ डेथ रेट, तो डेथ रेट भी रहेगा नंबर ऑफ पीपल पर 1000 हु डाई ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो डेथ रेट क्या कहलाएगा कि किसी पर्टिकुलर ईयर में 1000 लोगों में से कितने लोगों की डेथ हुई है। तो ये हेल्थ स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि कितने हॉस्पिटल्स हमारे यहाँ पे, डिस्पेंसरीज है, हेल्थ केयर सेंटर्स क्या हैं, बेड्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कितने हैं। तो ये ईयर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। रजिस्टर्ड डॉक्टर एंड मेडिकल काउंसिल, नर्सिंग पर्सनल, उसमें ANM, RM, LHV वगैरह इनकी काउंटिंग दी हुई है। तो वो अगर हम स्टडी करें इस चार्ट की तो वो हम देखते हैं कि ये कंटिन्यूअसली ग्रोथ कंडीशन में है। लेकिन आज के समय में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे देश के बहुत सारी जगहों पे हेल्थ फैसिलिटी प्रॉपर नहीं पहुंची हैं। जैसे अगर हम लोग टोटल मेडिकल कॉलेजेस काउंट करें तो इंडिया में ओनली 381 मेडिकल कॉलेजेस हैं और साथ ही साथ 301 डेंटल कॉलेज हैं। कुछ स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन स्टेट्स में ही मेडिकल कॉलेज बहुत ज़्यादा स्टेब्लिश किए गए हैं। तो हेल्थ सेक्टर में बहुत अच्छा काम हमारी गवर्नमेंट ने और हमारे यहाँ के लोगों ने किया है। लेकिन साथ ही साथ ये जरूरी है कि उसमें और अधिक इम्प्रूवमेंट की अभी भी जरूरत बनी हुई है। Now we are going to read about the unemployment condition in our country because man power या man resource इससे बहुत ज़्यादा interact करता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इनके टाइप्स और उनका हमारे इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा हुआ है। तो जो स्टोरी हमने पहले पढ़ी हुई थी सकल और विलास की, तो सकल की माँ शीला वो अपने घर के कामकाज देखती है, साथ ही साथ उनके पिताजी फील्ड पे वर्क करते हैं। सकल के ब्रदर एंड सिस्टर हैं जीतू एंड सीतू, तो वो मैक्सिमम टाइमिंग अपने खेलने में घूमने में लगाते हैं। तो क्या जीतू या सीतू ये लोग अनएम्प्लॉयड है?
तो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन या अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअली है क्या? तो अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहा जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स। तो अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहा जाएगा? जब कोई पर्सन काम करना तो चाहता है, बाहर जाकर काम करना चाहता है और अर्निंग करना चाहता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता, तब ऐसी कंडीशन को अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तो अगर हम स्टोरी से देखें तो जीतू और सीतू बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको वर्कफोर्स में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ उनकी माँ जो है वो विलिंग नहीं है, वो अपने घर के कामकाज ही करना चाहती है, बाहर जाकर वो अर्निंग नहीं करना चाहती, तो उन्हें अनएम्प्लॉयड पर्सन में काउंट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे अभी हम लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट की मीनिंग पढ़ी कि जहाँ पे लोग वर्क करने के लिए तो इच्छुक हैं, लेकिन उनको सही पेमेंट नहीं मिल पा रहा, साथ ही काम नहीं मिल पा रहा, तो इस कंडीशन को अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन कहा जाता है। तो इस जगह में द वर्क फोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम 15 years to 59 years ऑफ एज। तो वर्क फोर्स काम करने वाली पॉपुलेशन की एज क्या बताई गई है? 15 years से लेकर 59 years तक। इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो रूरल एरिया और अर्बन एरिया में ही मैक्सिमम मिलते हैं, और थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन के लिए। रूरल एरिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन रहती है वो सीजनल रहता है या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, वहीं अर्बन एरिया में मैक्सिमम एजुकेटेड पर्सन अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो अब इनकी हम मीनिंग देखेंगे कि ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, या एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। ये तीन क्या है? टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपेंस व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर। जो कुछ लोग हैं भारत में वो मैक्सिमम एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, और एग्रीकल्चर अगर रोटेशन में वर्क ना हो, इस कंडीशन में कुछ समय के लिए उनको काम मिल जाता है। बिजी सीजन जैसे सोइंग टाइम, हार्वेस्टिंग टाइम, वीडिंग, थ्रेसिंग, ये इन सब समयों में तो लोगों को काम मिल जाता है, लेकिन उसके बाद के समय में उनको काम नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे सीजन वाइज काम चल रहा है। कुछ समय लोगों के पास काम है, फिर उसके बाद काम नहीं है सीजन जाने के बाद, तो इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सेकेंड इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ पे पीपल ऐसा लगता है कि लोग एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हैं, उनको काम मिला हुआ है, लेकिन एक्चुअल में वो एम्प्लॉयड नहीं है। तो मैक्सिमम ये देखा जाता है एग्रीकल्चरल प्लॉट में, और यहाँ पे जैसे भारत की कंडीशन है, भारत मैक्सिमम डिपेंड है एग्रीकल्चरल वर्क पे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके से कि किसी प्लॉट में मान लो कि केवल 5% की जरूरत है और वहां पे 8 पर्सन लगे हुए हैं, यानी 3 पर्सन्स एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं। These 3 people also work in the same plot as the other. The contribution made by the 3 extra people does not add to the contribution made by the 5 people. If 3 people are removed, the productivity of the field will not decline. The field requires the service of 5 people, and the 3 extra people are disguised unemployed. यानी छुपी हुई बेरोजगारी, जहाँ पे मान लीजिए 5 पर्सन्स की जरूरत है, वहां पे 8 पर्सन्स वर्क कर रहे हैं। तो ये 3 पर्सन अगर वर्क ना भी करें तो प्रोडक्टिविटी में किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 5 पीपल्स की, जबकि 3 पर्सन्स एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो इसे डिसगाइज्ड
अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। फिर हमने सेकंड पार्ट पढ़ा था अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट का। तो अर्बन एरियाज में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये एक कॉमन प्रॉब्लम बन गई। Many youth with matriculation, graduation and post-graduation degrees are not able to find job. A study showed that the unemployment of graduate and postgraduate has increased faster than among matriculate. So, paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of manpower in certain categories coexist with shortage of manpower in others. There is unemployment among technically qualified person on one hand, while there is dearth of technical skills required for economic growth. तो जो हम पढ़ रहे थे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो अर्बन एरियाज में लोगों के पास बहुत सारी डिग्रीज हैं, लेकिन वो एक्चुअल में कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है वर्ड, पैराडॉक्सियल मैन पावर सिचुएशन इज विटनेस एज सरप्लस ऑफ मैन पावर इन सर्टेन कैटेगरीज। तो एक्चुअल में अगर लोग देखें इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए टेक्निकल क्वालिफाइड पर्सन की बहुत रिक्वायरमेंट है, जिनके पास कोई ना कोई टेक्निकल स्किल्स हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उनकी बहुत जरूरत है। लेकिन ये एजुकेटेड हो जाते हैं, लेकिन प्रॉपरली वर्क करने के लायक लोग बहुत ही कम मिलते हैं। तो इस तरीके से जो ये पीपल हो जाते हैं, ये वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स कई कंडीशन आ जाती है। साथ ही साथ जो पीपल हु आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू लाइबिलिटी। तो ये कोई भी काम नहीं कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में, किसी भी तरह का उनका कोई योगदान नहीं होता। तो इस तरीके से चेंज किस में आ रहा है कि पीपल किस में टर्न हो रहे हैं, लाइबिलिटीज में। पीपल एज रिसोर्स हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो हमारे एसेट होना चाहिए अगर उन पर हम एजुकेशन पे और उनकी हेल्थ पे और उनके स्किल्स को डेवलप करने की बात करें, तभी किसी देश के जो लोग हैं वो असेट बनते हैं, अदरवाइज वो लाइबिलिटीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन ये है अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन की वजह से, जब कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन आती है, उस समय लोगों के पास जो भी सब्सटेंस रह रहा है, तो कम में वो अपना घर खर्च चलाने की कोशिश करते हैं और इसका असर सबसे पहले उनके हेल्थ पर आता है। हेल्थ उनकी खराब होने लगती है और उसके बाद फिर कंडीशन आती है कि वो अपने बच्चों को स्कूल से हटा लेते हैं। तो यहाँ पे हेल्थ भी खराब हो गई, साथ ही साथ एजुकेशन में भी दिक्कत आ गई। तो इस तरीके से अगर अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन आती है, तो हमारे यहाँ पे जो पीपल एज रिसोर्स वाली कंडीशन की जगह पे डिप्रेस्ड इकोनॉमी की कंडीशन आ जाती है। तो लोगों के पास काम नहीं होने की वजह से वो पोटेंशियल वर्क करने लगते हैं, क्योंकि पुअर पीपल चुपचाप बैठे नहीं रह सकते। उनको जो भी काम मिल जाता है, भले ही उसमें उनकी अर्निंग कम हो, तो वो उस काम को करने की कोशिश करते हैं कि कुछ तो उनको मिले। इस तरीके से जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बेयर सबसिस्टेंस लेवल पे पहुंच जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसलिए जरूरत क्या है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि वो आगे बढ़ सके। तो हमने अभी 3 टाइप्स के देखे अनएम्प्लॉयमेंट के। उनको दूर करने के लिए जरूरी है कि उनको एजुकेशन और हेल्थ की फैसिलिटीज के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट करने की बात भी कही जाती है कि अगर हमें हमारे देश को आगे बढ़ाना है, हमारी इकोनॉमी को डेवलप करना है, तो इस कंडीशन में हमें हमारे यहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी और टेक्निकल स्किल
इनको जरूर आगे बढ़ाना होगा। यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है, स्टोरी ऑफ ए विलेज। तो यहाँ पे विलेज में कई सारे लोग रहते थे और उनके यहाँ पे प्रोडक्शन इतना हो जाता था कि वो उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती थी। तब कुछ समय बाद एक पर्सन ने अपने बेटे को एडमिशन दिलाया एग्रीकल्चर कॉलेज में, और वो बच्चा आगे जाके बहुत अच्छा एग्रो इंजीनियर बन गया। उसने अपने फील्ड में बहुत सही काम किया और इस तरीके से जब उसकी जो भी पर हेक्टेयर यील्डिंग थी वो काफी ज्यादा हो गई। तो अब लोगों को लगा कि उधर पे उसकी फैमिली ने जो सरप्लस हुआ था प्रोडक्शन, वो उन्हें सेल कर दिया और उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिल गया। तो इस तरीके से लोगों को लगा कि हाँ, एक जो एग्रो इंजीनियरिंग एक नया सेक्टर है जिससे कमाई और बढ़ाई जा सकती है। तब उन्होंने, गांव के लोगों ने रिक्वेस्ट किया विलेज पंचायत को कि यहाँ पे स्कूल ओपन किया जाए, और साथ ही साथ उन्होंने एश्योर किया पंचायत को कि वो अपने यहाँ के बच्चों को स्कूल में जरूर भेजेंगे। तब पंचायत ने गवर्नमेंट की हेल्प से स्कूल ओपन किया, टीचर रिक्रूट किए गए और सभी बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आए। आगे जाकर एक और बच्ची ने टेलरिंग वर्क सीखा और उसने बहुत अच्छा काम किया। तो इस तरीके से एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी वहाँ के विलेज के लोगों को मिली। एक एग्रीकल्चरल इंजीनियर का देखा और फिर हमने टेलरिंग का देखा। तो इस तरीके से जो फार्मर्स चीजों को परचेज करने के लिए बाहर जाते थे, क्लॉथ्स को परचेज करने के लिए बाहर जाते थे, लेकिन अब उन्हें अच्छा सामान अपने ही गांव में मिल रहा है। तो इस तरीके से फार्मर्स जो है अपना ज्यादा समय अपने खेत पे दे सकते थे। तो ये गांव की कंडीशन दी हुई है जहाँ पे लोगों ने कई दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटीज शुरू की, जैसे टीचर, टेलर, एग्रो इंजीनियर और अदर फील्ड्स में वर्क किया। और इससे उनका जो कहा गया कि दिस वाज द स्टोरी ऑफ सिंपल विलेज वेयर राइजिंग लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल enabled to do evolve into place rich with complex and modern economic activities। तो उन्होंने और अच्छी एक्टिविटीज करना शुरू कर दिया।